नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं भारत पर नरम तालिबान। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सन्नाटा पसर गया है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान नागरिकों के भविष्य की चिंता सबको ही है। इसके साथ ही साथ बड़ी चिंता यह भी है कि तमाम देशों ने जो अरबों के निवेश कर रखे हैं उसका क्या होगा। इन देशों में भारत भी शामिल है, जिसके 2000 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन सुकून की बात यह है कि तालिबान ने भारत के प्रति नरम रुख दिखाया है। तालिबान ने कहा कि भारत अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करे। भारत अफगानिस्तान में अपनी अधूरी पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरी कर सकता है। इसके साथ ही तालिबान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती का दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन, रूस, चीन समेत भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने अफगानिस्तान के विकास पर काफी खर्च किया है और कई परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना बाकी है। इसलिए ये सारे देश अफगानिस्तान में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंतित हैं। वहीं इन्हीं हालातों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा भी की है। क्या तालिबान की बातों में भरोसा किया जा सकता है, वो भी जब अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी खुलकर जब तालिबान का समर्थन कर दिया है। तालिबान शासित अफगानिस्तान से भारत के क्या रिश्ते होंगे, इस पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि भारत पर नरम तालिबान और किस तरीके से है, इसको पहले हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर देते हैं। कैसे भारत और अफगानिस्तान के संबंध रहेंगे, क्योंकि अभी तक देखने में आया है कि अफगानिस्तान के जो संबंध रहे हैं भारत से वो काफी अच्छे रहे हैं। करीब 2000 से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। अफगानिस्तान की काफी मदद भारत ने की है और किस तरीके से उसका विकास हो, चाहे वो संसद हो, यूनिवर्सिटी निर्माण हो, सभी में भारत ने खुलकर उसका समर्थन किया है और उसके लिए हमेशा खड़ा भी रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत अफगानिस्तान के संबंध कैसे होंगे, चूंकि तालिबान ने वहां पर एंट्री ले ली है, कब्जा पूरी तरीके से कर लिया है। तालिबान को लेकर जिस तरीके की धारणा बनी हुई है पूरी दुनिया में, वो यही बनी हुई है कि वो एक आतंकी संगठन रहा है। आतंक को लेकर ही उन्होंने बंदूक की दम पर तालिबान पर अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। तो तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए भारत तैयार नहीं है। क्या संबंध रहेंगे, क्या भविष्य रहेगा, भारत को किस तरीके से खतरा है नहीं है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही सुवन शर्मा जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले विंग कमांडर सर, सवाल आपसे यही है कि भारत पर नरम तालिबान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो भारत के जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो आप उनको पूरा कीजिए, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? तालिबान भारत पर इतना सॉफ्ट क्यों हो रहा है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। सुमन शर्मा जी को ले लेते हैं जब तक। सुमन जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि तालिबान भारत पर नरम क्यों हुआ? नरम उनका रुख है या नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह पिछले महीने जो दानिश सिद्दीकी इंडियन जर्नलिस्ट का जो मर्डर हुआ था वो इतना ब्रूटल था और उसके बाद तालिबान ने स्टेटमेंट भी दिया था और वो हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट था, ये भी कहा जा रहा है, कवायद लगाई गई कि वो एक कारण बना उसकी मौत का। तो तालिबान का रुख हमारी तरफ कैसे है आज की तारीख में और आने वाले दिनों में किस तरह वो होगा, ये वाली बात बोलना बड़ा मुश्किल है। मतलब भरोसे का जहां तक सवाल है, आपने जैसे भरोसे की बात करी, तो उनके अपने देश के लोग जिस तरह देश को छोड़कर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पूरी तरह जैसे एयरपोर्ट्स पे इतना बुरा हाल हो रहा है, तो जब वहाँ के जो अफगान नेशनल्स हैं वो ही नहीं, उनके ऊपर उनका भरोसा नहीं है और इनका भी भरोसा उनके ऊपर नहीं है, तो और वो किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं या हिंदुस्तान उनके ऊपर किस तरह भरोसा कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आएगा। सभी जितने देश हैं जिनके वहाँ एम्बेसी स्टाफ हैं, सब लोग इवैक्यूएशन में लगे हुए हैं और इससे पता चलता है कि भरोसा अभी पूरी तरह किसी भी देश का नहीं बन पा रहा है। और रशिया देश जो कि ये कह रहा था कि अपने एम्बेसी स्टाफ को इवैक्यूएट नहीं करेगा, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कराया कि वो थोड़ा स्केल डाउन करेंगे और बहुत कम लोगों को वहां रखेंगे, जितना मिनिमम की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि अभी सभी लोग इंतजार में हैं ये देखने के लिए कि ये किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या गवर्नमेंट बनेगी, कौन उसमें स्टेक होल्डर्स होंगे और तालिबान के ऊपर आगे चलकर किस तरह उनके साथ बिजनेस किया जाए, उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी वाली बात होगी कि भरोसे के लायक वो लोग हैं या नहीं है।
अभी C-17 जो हमारा लौटा है आज, अभी थोड़ी देर पहले ही जामनगर में रुककर जो हिंडन लौटा है 150 के आसपास, उसमें इंडियन नेशनल्स थे, जिसमें पूरा एम्बेसी स्टाफ को इवैक्यूएट किया गया। एम्बेसडर रुद्रेंद्र टंडन और उनके पूरे स्टाफ को लेकर आया गया है और साथ में एम्बेसी वहां पूरी तरह बंद है हिंदुस्तान की। इसके अलावा और भी बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, जो कि ATC को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कमर्शियल फ्लाइट्स को अलाउ करें ताकि और भी जो वहाँ इंडियन नेशनल्स रह गए हैं उन्हें लाया जाए। साथ में जो अफगान नेशनल्स आना चाहते हैं, जैसे एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए एक इमरजेंसी वीजा की कैटेगरी खोली गई है ई वीजा के नाम से, ताकि जल्दी प्रोसेस हो सके उनका यहाँ अगर वो आना चाहें तो। इसके अलावा जो सिख और हिंदू अफगान नेशनल्स हैं जिनकी जान खतरे में है, उनके लिए भी पूरी तरह सहूलियात यहाँ पे बनाए गए हैं कि अगर वो यहाँ आना चाहें और अगर यहाँ रहना चाहें और साथ में आगे चलकर अपनी नागरिकता के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए उनके लिए पूरी तरह यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये सारी बातें सिर्फ इसी तरफ इशारा करती हैं कि अभी कोई फिलहाल भरोसे और ब्रिज बिल्डिंग जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। इंडिया अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हो रहा है आगे आने वाले दिनों के लिए, जब हालात शायद आगे चलकर जब नॉर्मल होंगे और एम्बेसी खुलने का वक्त आएगा, उस वक्त देखेंगे कि किस तरह का रिलेशन आगे चल के बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। विंग कमांडर सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर सर, आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से भारत पर नरम तालिबान यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो हमने सुमन शर्मा जी से जान लिया। सवाल आपसे यही है कि अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान से हमारे जो ताल्लुकात थे वो काफी अच्छे थे, हमने वहां पर काफी निवेश भी किया था, लेकिन अब जब तालिबान ने कब्जा कर लिया है तो अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे रहेंगे? चलिए, तकनीकी कुछ खराबी यहाँ पर आ रही है, हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सुमन शर्मा जी, सवाल आपसे यही है कि अब अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए, आपने निवेश की बात अभी भी करी थी, तो सलमा डैम जो बनाया हिंदुस्तान ने, उसको उन्होंने अटैक किया है। उसके अलावा पार्लियामेंट बिल्डिंग हिंदुस्तान ने उनके लिए बनाई। तो इंडियन रिस्पांस अभी थोड़े दिन पहले जो ब्रीफिंग में बताया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि अब वो हमारे नहीं रहे हैं प्रोजेक्ट, वो उनके हैं, हमने काम करके उन्हें दे दिया, अब ये उनके माने जाएंगे। तो ये वाली बात अपनी जगह ठीक है कि बिजनेस के लिहाज से वो वाले प्रोजेक्ट्स और वो जो भी हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिए, जिसमें कम से कम $2 बिलियन लगे हुए हैं, वो पूरी तरह हमने उनको दे दिए हैं और वो अब उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन तब तक वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने वाली बात थी। अब वो तालिबान उनको अटैक करता है, उन्हें तोड़ता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, या फिर उन्हें ढंग से रखता है ताकि वो उनके भी काम आए, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो सड़क बनाई गई थी जराज डेलाराम जो 250 किलोमीटर, या फिर ये पार्लियामेंट बिल्डिंग थी और डैम था, तो ये ऐसे वाली चीजें हैं जो कि बहुत बड़ी लागत से बनते हैं और आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ियों के काम आने वाली चीज है। तो अगर वो उसे अटैक करेंगे तो वो वैसे ही उनके ऊपर एक ये लांछन लगा है कि ये डार्क एजेस और स्टोन एज के लोग हैं। तो इनको कमिटी ऑफ नेशंस में अगर आना है और अपनी एक पहचान और एक एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है, तो उसके लिए इनको थोड़े बहुत एक मॉडर्न आउटलुक अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अदरवाइज इनका बहुत मुश्किल है कि इनको कोई भी एक्सेप्टेंस मिलेगा। अभी तक वैसे भी UNSC का वोट डिवाइडेड है, सिर्फ रशिया और चाइना ने ये वाली बात बोली है कि वो रिकग्नाइज करेंगे तालिबान को। फ्रांस, UK और US की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है और हिंदुस्तान भी थोड़ा न्यूट्रल है, उसने अभी तक ऐसी कोई एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं बोली है। एंटनी ब्लिंकन के साथ मिनिस्टर जयशंकर की कल जो बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले हमारा काम है इवैक्यूएट करना, और जिस तरह अमेरिका और दूसरे देश भी लगे हुए हैं और लगातार वहाँ फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एम्बेसी तलक एयरपोर्ट से ऑपरेट कर रही है, तो वैसे ही हिंदुस्तान का भी सबसे पहला अभी जो जिम्मेदारी वो यही है कि अपने नेशनल्स को सही सलामत वापस लेकर आए। जो अफगान नेशनल्स वहाँ असुरक्षित हैं, अगर वो आना चाहते तो उन्हें भी लेकर आए। और इसके लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ था C-17 का। उससे पहली जो फ्लाइट थी वो परसों की थी, वो थी एयर इंडिया की, वो आखिरी फ्लाइट थी। तो कोशिश ये है कि कमर्शियल फ्लाइट को फिर से मौका मिले और सेफ्टी मिले, तब जाकर आगे का कुछ हाल पता चलेगा।
बिल्कुल सुमन जी। तो यहाँ पर हमारे साथ विंग कमांडर सर फिर जुड़ गए हैं। सर, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है अब आवाज। बिल्कुल। तो आपसे यही जानना चाहेंगे विंग कमांडर सर कि भारत पर तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो नरम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये तो हमने सुमन शर्मा जी से जान लिया। सवाल आपसे यही है कि लगातार जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें कैसे रिश्ते रह सकते हैं? डिपेंड करता है तालिबान के ऊपर। मैं आपको जैसे अभी सुबह हो गई और वो कह रहे नहीं हो रहा, तो ये तो जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं पता चलेगी। मेरे को लगता है उसको सॉफ्ट होना पड़ेगा, चाहे वो लाइक करे या ना लाइक करे। तालिबान माना स्टोन एज का है, पर उसकी इतना आईक्यू है कि उसको पता है कि वहां पे भला कहाँ है, उसका बुरा कहाँ है। वो सांप भी जानता है, शेर भी जानता है और आदमी भी जानता है। तो उसको पता होगा कि कहाँ उसका भला होगा। इस समय तालिबान अपने को एक ऐसी स्थिति में पा रहा है जहां पे उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। पहले उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो एक सिर्फ जंगल का एनिमल की तरह घूमता था। अब पूरा देश उसके ऊपर आ रहा है, और जैसे कि हम आपके चैनल पे बहुत बार बोल चुके हैं, वो ढूंढेगा एरिया और रिस्पेक्टेबिलिटी, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। उसको पता चल जाएगा कि एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और अभी भी पता चल गया है कि गधे को बाप बनाने वाली बात है। चीन और रशिया उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता तालिबान उगियार मुस्लिम्स का उखड़ा बखेरे, और वो भी नहीं चाहता कि सीपीईसी में कॉरिडोर में इफेक्ट करे और इस्लामिक नेशंस को उसके खिलाफ करे। तो चाइना बिल्कुल यही चाहता है, और रशिया चुपचाप इसलिए बैठा है कि जहां चाइना घुसेगा रशिया भी घुसेगा। तो ये तो बात अलग है। भारत की बात जब आती है, भारत को वो जरूर सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत ने अफगानिस्तान की सदैव मदद करी है। अफगान हमारे यहाँ पे कई सौ साल से बैठे हैं। अमानुल्लाह खान कब से बैठा हुआ है? एयरफोर्स में मेरा एक सीनियर ऑफिसर होता था, मेरा इंस्ट्रक्टर था, वो अमानुल्लाह खान था, रॉयल फैमिली का था। तो ये हमारी फौज ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मिल चुके हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगान बाय नेचर इज क्लोज टू इंडिया। ये पक्की बात है। दे आर नॉट, दे डोंट ट्रीट अस लाइक यूरोपियन, जैसे यूरोपियन के खिलाफ बोलते हैं, नहीं वो करते, वो भी इसको पता है। तो हमें अब देखना है कि अब उसका तालिबान का क्या लेटेस्ट स्टैंड है, क्या करता है। 2 या 3 या दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में आपको पता चल जाएगा कि तालिबान कहां स्टैंड करता है। अगर तो तालिबान हमारे खिलाफ है और चाइना और पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो फिर बॉल इज इन आवर कोर्ट। हमें वही काम करना पड़ेगा, अपनी पूरी डिफेंसिव तेज करनी पड़ेगी, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी तेज करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी तेज करनी पड़ेगी। अब कोई जब पानी सिर से गुजरता है तो तैरना पड़ता है, ये करने की बात है। अगर हमने पीओके ले लिया होता तो आपको बता दूं अंशुल, हमारी फौजें डायरेक्टली अंदर घुस सकती थी अफगानिस्तान के, जो अब नहीं घुस सकती, कोई रास्ता नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारे को। अब हमारे को जो हो गई तो हो गई बात, अब करी क्या पछताए जो चिड़िया चुग गई खेत। अब हमें देखना है कि इस स्थिति को कैसे हम बटोर सकते हैं, और बटोरने का एक ही तरीका है कि तालिबान को मैसेज भेजिए कि आपको जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, आपके लोग जो ग्रसित हैं, वो हमारी कमिटी ऑफ नेशंस जो 3-4 कंट्रीज हैं इकट्ठी मिलके आपकी मदद कर सकते हैं। तालिबान को ये बताना चाहिए, और हम आपके खिलाफ नहीं है, और कोई जरूरत नहीं है। सारी अमेरिका, इंग्लैंड, सब इनके अभी देखना है, इनके आगे पीछे घूमेंगे। रशिया, चाइना घूमने लगे हैं। जब फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी कंट्री में कौन बैठा है। अमेरिका, हम लोग सारी की सारी इस्लामिक कंट्री, जो एक भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, सबके आगे पीछे घूमते हैं। तो कोई नई बात बड़ी नहीं है कि तालिबान के साथ नहीं कर रहे। तालिबान को तो अमेरिका ने तो पैदा किया है, उसामा बिन लादेन को भी उसने पैदा किया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? जहां वो अपने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स की बात करता है, वहां वो तालिबान के साथ में उनको पैदा कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। उसी के हाथ से उन्होंने रशिया को खदेड़ा है। तो ये सारा का सारा सबको पता है, ड्रामा नहीं हो सकता। तो अभी जो सच्चाई है, जो आपके भले में है, आप वो करेंगे, और इंडिया के भले में यही है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, का सवाल यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जब चलिए
तालिबान ने तो ये कह दिया है कि भारत अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहिचक पूरा करें, और जिस तरीके से आपने भी इस बात पर बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये निकलता है कि तालिबान सरकार को तो मान्यता देने से भारत कह चुका है कि वो इसे मानता ही नहीं है, क्योंकि बंदूक की नोक पर उन्होंने जो है वो कब्जा यहाँ पर किया है, इस तरीके से भारत कह रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो वो खुलकर पाकिस्तानी जो तालिबानी सत्ता है उसका समर्थन कर रहा है। तो किस तरीके से फिर इसे देखा जाए, भारत तो इसका समर्थन कर ही नहीं रहा है। आगे क्या करेगा वो आपको और मेरे को नहीं पता। ये है सियासत, डिप्लोमेटिक तरीके हैं। हमें बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। क्यों हमने जल्दी बोला? हमने पहली गलती थोड़ी करी है, हम कितनी गलतियां कर चुके हैं। तो ये बात नहीं है कि चीज रिट्रीव नहीं हो सकती। अगर भारत को पास और कोई चाल है, अगर वो एक मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करता है, अमेरिका और ब्रिटेन और सब मिलके अटैक करते हैं, ठीक है, भारत को वो भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकता, पर क्या करेगा? क्या दुनिया मानेगी? क्या वो उसको चीन और रशिया के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा? ये भी तो हमें देखना है। हमें तराजू में सब कुछ तोलना है, अपने देश के हित में क्या है। ये गुड बैड पाप पुण्य नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ चलता है देश के हित में क्या हो रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा देश के हित में क्या है। अगर देश के हित में है गधे को बाप बनाना, मैं कह रहा हूं आप बनाएंगे, ये होगा। पर अगर देश के हित में नहीं है तो आप सबसे बड़े अपने ग्रैंडफादर को भी आप नीचे फेंक देंगे जो आपके देश के हित में नहीं है। ये अपनी अपनी सियासत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुमन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अभी तो जैसा कि विंग कमांडर सर ने कहा कि आप और हम अभी कुछ नहीं जानते, सिर्फ ये जो चर्चा हो रही है ये आशंकाओं के ऊपर ही हो रही है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए इस चीज में मान लेते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की साझेदारी जो है वो बन जाती है, तो उसके बाद में पाकिस्तान को ये साझेदारी पच पाएगी क्या? इसे वो डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं, वो बख्शी सर ने बिल्कुल ठीक एक पॉइंट बोला था कि पीओके अगर हमने वक्त पे ले लिया होता तो आज वो हमारे एडवांटेज की बात होती। अब जो नहीं हुआ है, खैर अब उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन ये वाली हमें ये भी देखना चाहिए कि 2 साल पहले जो सरकार ने फैसला लिया था, जिसकी बुराई सब लोगों ने करी, आज उसकी तारीफ हो रही है। जो डाइल्यूशन ऑफ 370 था और जो स्टेटस ऑफ कश्मीर को जो उन्होंने बदला, तो वो आज हमारे फेवर में और हमारे एडवांटेज में जा रहा है। तो जो हमारे हाथ में था और जो वक्त रहते हैं सरकार ने जो फैसले करे, उनकी भी हमें तारीफ करनी ही चाहिए। जो पीओके जो नहीं ले पाए वक्त पर और जो जा चुका था, अब वो मतलब वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा आगे चलकर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जहां आपने बताया साझेदारी अगर होती है, तो इसमें मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जो रीडिंग है और जो मेरे को जो मैंने बातचीत से पता लगाया है, उससे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर वाली बात है कि जिसे आपने तैयार करा वो एक दिन आप ही को काटने के लिए आएगा। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो इतने कट्टरपंथी शरिया लॉ को मानने वाले लोग हैं। तो वो सबसे पहला जो उनका कॉन्टिग्युअस बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ है और वो पाकिस्तान में भी उसी लॉ को लाने की कोशिश करेंगे। और अगर उनके साथ जिस तरह ये लोग हाथ मिला के चलना चाहते हैं, एक अपर हैंड रख के चलना चाहते हैं, तो तालिबान की जो माइंडसेट है वो देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि वो इस तरह की अपने ऊपर एक सुपीरियरिटी, सुप्रीमेसी, एक वो दबाव वाली बात को मान लेंगे। तो जो लोग शरिया लॉ अपनी कंट्री में ला रहे हैं, तो ये पाकिस्तान को देखना है कि वो किस तरह का रिश्ता उनसे रखेगा, या उन्हें वो इस्तेमाल करना चाहता है अपने लिए या दूसरों के लिए, या वो खुद इस चीज का विक्टिम बनेगा। तो ये सारे सिचुएशन को देखते हुए हिंदुस्तान एक अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली थी अब तक, क्योंकि लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उनके साथ बिजनेस किया, हाथ मिलाया। लेकिन कल को अगर यूएन रिकग्नाइज करता है तालिबान को, तो सारी दुनिया उनके साथ भी हाथ मिलाएगी। तो उस लिहाज से हिंदुस्तान का जो नॉन अलाइंड एक पोस्टरिंग रही है हमेशा हर जगह, वो उनकी फेवर में जाती है। और इंडिया ने कभी भी कहीं कोई इस तरह की आतंक फैलाने वाले लोगों को कभी ट्रेन किया हो या कहीं कोई ऐसे वैसी हरकतें करी हो, ऐसा कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। आप बांग्लादेश का क्रिएशन देख लीजिए, वहाँ मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करके उनके हाथ में कंट्री को सौंप कर कभी हिंदुस्तान वहाँ गया नहीं।
तो ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में जाती हैं, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है इस तरह की हिस्ट्री। तो पाकिस्तान का दखल, और वो भी गलत तरीके का दखल, ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। और जिस तरह लोग बुराई कर रहे हैं आज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें भी पता लग रहा है कि वो कहाँ पैसा लगा रहे थे और किन गलत लोगों के साथ उनका हाथ मिला हुआ था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने भी यहाँ पर कही। विंग कमांडर सर, सवाल आपसे यही है, चलिए इतनी पूरी चर्चा जो रही वो काफी अच्छी रही, उसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये सवाल मैं सुमन शर्मा जी से कर चुकी, लेकिन फिर भी एक बार आपसे भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत ने वहां पर निवेश किया था, 2000 से ज्यादा के करोड़, 2000 ज्यादा से जो वहां पर निवेश किया जा चुका है, तो अब उनका क्या होगा? क्योंकि वहां पर उन्होंने बोल दिया है कि आप बेहिचक अपने प्रोजेक्ट्स जो है उनको करा सकते हैं। देखिए, यही मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, क्या उन्होंने ऐसा बोला है कि आप बेहिचक अपने प्रोजेक्ट करा सकते हैं? अगर उन्होंने बोला है, जो मैंने भी सुना है एक्चुअली, पर यहाँ पे शक ये हो रहा है कि बोला है कि नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि भारतीय डिप्लोमेट उन्हें दोहा में मिलके आए थे, ये भी मैंने सुना है, पर अंदर की बात पता नहीं चलती। जो मीडिया को बताई जाती है वो मीडिया के लिए ही होती है, जो अंदर जो चीज हो रही होती है वो सबको नहीं पता चलती। पर ये तालिबान के फेवर में होगी कि अगर वो प्रोजेक्ट्स चलते रहे तो तालिबान की हुकूमत अच्छी होगी और उनका शासन अच्छा होगा। अगर वो जान के वो डैम को तोड़ देते हैं तो उनके पहले 10-15 से 25 हजार लोग मर जाएंगे, बह जाएंगे। तो अगर उनको ये मंजूर है तो कर ले। मैं इतना बता दूं, तालिबान चाहे जंगली नेचर के हों, पर आईक्यू बड़ा हाई है उनका। वो ऐसे पागल नहीं है, वो उनके वैल्यूज डिफरेंट हैं, बिल्कुल वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, वो औरतों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, वो बातें अलग हैं। पर अपने हित में क्या है और क्या नहीं है वो ठीक बिल्कुल फर्स्ट क्लास जानते हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, हम में से कई कंट्री से बेटर जानते हैं। तो इसलिए तालिबान को अगर ये सोचा है कि वो भारत की जो प्रोजेक्ट्स है उनको चलने देगा तो उसकी अक्लमंदी कहलाएगी। अगर नहीं करता तो खैर भारत कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि भारत ने हर समय सही कदम उठाए हैं, इसमें दो बात नहीं। कहीं जहां गलती भी करी है तो ऐसी गलती नहीं करी है जिसका किसी को नुकसान हो। अगर अपना नुकसान है डिफरेंट थिंग, पर किसी और का नुकसान, किसी पे और पे हमला इत्यादि ऐसी बात हमने कभी करी नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है। पर अब तालिबान जो है इस तरीके से जब छा गया है और बैठ गया है अफगानिस्तान के अंदर, और उसको अगर मान्यता मिलती है यूनाइटेड नेशंस में, जैसे अभी सुमन जी बोल रहे थे, और वहां तो उसका मतलब है एवरी कंट्री इज रिकॉग्नाइजिंग इट। और आप हैरान रह जाएंगे कि वेरी सून ये उनको मिलने लगेंगे सारे के सारे सेक्रेटरी जनरल वगैरह, और फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे। वो छुआछूत की बात नहीं होगी, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट इट्स अ डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी चलेगी। तो हमको ये बात लेके चलना चाहिए। हमें अपनी सिक्योरिटी को देखना है कि अगर चाइना के पास सारा एरिया आ गया, चाइना के पास में सारा और जी चलिए, अफगानिस्तान तक एक फ्रंट हो जाएगा, वो हमारी मुसीबत है। हमको उसको देखना है, उसकी तैयारी करनी है, और हमारे को अपनी धीरे धीरे गलतियां पता लगने लग जाएंगी, कहां हम पीछे रह गए कि हमने जो मॉडर्नाइजेशन नहीं करी उसका खामियाजा अब भुगतने का टाइम आ रहा है। हम भुगतेंगे। इसलिए हम सोचते हैं और आशा करते हैं कि चीज अच्छी तरह टल जाए और कोई ऊंच नीच ना हो, चाइना भी ढंग से चलता रहे, ताकि हमें और समय मिल जाए प्रिपरेशन का। हमें 7-8 साल और चाहिए प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, और जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपने सारे क्लियर किए हैं इस चर्चा में। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर भारत पर नरम पड़ा है तालिबान, अब कितना नरम पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, उसकी बातों में किस तरीके से भरोसा किया जाए या ना किया जाए, इस पर ही हमने चर्चा करी। फिलहाल आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। तालिबान के राज में अफगानिस्तानी जो नागरिक है उनके भविष्य की चिंता सबको है, लेकिन तमाम देशों ने जो अरबों के निवेश वहां पर कर रखे हैं उसका क्या होगा, और इन
देशों में भारत भी शामिल है, इसकी भी चिंता है। तो भारत को लेकर तो तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बेहिचक अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे कर सकता है, लेकिन वाकई में किस तरीके से पूरा कर सकता है और उसकी बातों में कितनी सत्यता है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।